प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक व्यवस्था अथवा तंत्र के अर्थ एवं कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं डॉक्टर संजय सिन्हा एमए फाइनल के पेपर 8 के रूप में जो पेपर पढ़ाया जाता है राजनीति और प्रशासन, इसमें आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा पहला शीर्षक है और हम इसमें राजनीतिक व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है और राजनीतिक व्यवस्था क्या कार्य करती है इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रशासन का राजनीति के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है। दोनों ही राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रशासन वास्तव में राजनीति का कार्यात्मक भाग है। यानी राजनीति को अगर हम बहुत ही संक्षेप में या सरल शब्दों में समझें तो राजनीति का संबंध जो है वह राज्य के मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से है, जबकि जो प्रशासन है वह क्या करता है, उस मूल्य को हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, लागू करने के लिए या पूरा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है, ताकि वह जो मूल्य है वह कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्वक उसकी प्राप्ति की जा सके। यानी जिन मूल्यों का निर्धारण राजनीति करती है उन मूल्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करना ही प्रशासन है। दूसरी जो बात यहाँ हमको समझनी चाहिए वो ये है कि राजनीति जो है वो आखिरकार है क्या। जैसे मैंने अभी कहा, राजनीति का संबंध राज्य के मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से है, लेकिन राजनीति जो शब्द है वो एक, उसका अगर हम सामान्य अर्थ लेना चाहें कि राजनीति मनुष्य के जीवन के किस पक्ष को या किस आयाम को प्रभावित करती है, तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि राजनीति व्यक्तियों में जो वर्चस्व का भाव होता है, डोमिनेंस की जो फीलिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व दिखाने की जो एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, यह उससे संबंधित है। यानी राजनीति मूलतः व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाने वाली एक ऐसी भावना से संबंधित है जिसका संबंध दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने से। यह तो मनुष्य के जैसे मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, मनुष्य चूँकि अकेला नहीं रह सकता, समाज में रहता है, तो वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है, भावनात्मक संबंध स्थापित करता है, तो ये उसके सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी होता है। उसी तरह राजनीति मनुष्य की आखिरकार कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अगर इस दृष्टि से देखें तो राजनीति जो है मनुष्य के अंदर एक वर्चस्व की भावना होती है। दूसरों से हम श्रेष्ठ हैं, हमारे विचार श्रेष्ठ हैं, हमारी सोच अच्छी है और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दूसरे हमारे सोच के अनुसार कार्य करे, यानी हमारी बात माने। यह जो मनुष्य की एक कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है, राजनीति का मूल संबंध इससे संबंधित होता है कि वह डोमिनेशन की बात करता है, वह दूसरों पर वर्चस्व की बात करता है। तो इस दृष्टि से देखिए, वर्चस्व की ये जो कह सकते हैं लड़ाई है, इसमें मूल रूप से 3 हम संस्थाएं देख सकते हैं, यानी 3 आइडेंटिटी देख सकते हैं। एक तो स्वयं राज्य होता है, दूसरा व्यक्ति और तीसरा समाज। तो राजनीति शास्त्र है क्या? राजनीति शास्त्र इन 3 जो एंटिटीज़ हैं, इनके मध्य जो अधिकार और शक्ति का जो संबंध है, इसका वह अध्ययन करता है। यानी राज्य, व्यक्ति और समाज के मध्य शक्ति व अधिकार संबंधों का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु होता है। इसका जो उद्देश्य है वह यह क्या करना है, कैसे इनमें संघर्ष को कम किया जाए, कैसे संतुलन स्थापित किया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, ताकि एक व्यवस्थित समाज का संचालन किया जा सके, एक व्यवस्थित जो है राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। राजनीति मूलतः इससे संबंधित होती है, इस प्रकार के विचारों से संबंधित होती है। अब चूँकि हमारा जो शीर्षक है राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ और इसके कार्य, तो जैसा हमने अभी राजनीति के बारे में समझा कि राजनीति क्या है, तो यह संघर्ष की दास्तान है। यानी यह संघर्ष की बात करता है व्यक्ति, समाज और राज्य के मध्य। राज्य
पूर्ण शक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति अधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है, और समाज जो है, समाज के अपने कुछ मूल्य प्रतिमान होते हैं, और उन मूल्य प्रतिमानों के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य से अपेक्षाएं की जाती है कि वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं। तो इस प्रकार ये जो तीन जो एंटिटी है, तीन जो प्रमुख केंद्र हैं, इनके मध्य कैसे संबंध स्थापित किया जाए, शक्ति का किस प्रकार से वितरण हो और इनके अधिकार क्षेत्र क्या हों, ताकि एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति पैदा हो। राजनीति शास्त्र मूलतः इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करती है, और इसी संदर्भ में चूँकि हमको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है, उसको समझना है कि राजनीतिक व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है, इसके क्या कार्य हैं, तो हम एक एक करके एक एक जो शब्द आ रहे हैं प्रयोग में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, राजनीति क्या है वो उसका अर्थ आपने समझा। अब हम व्यवस्था शब्द को समझने का प्रयास करें कि व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो व्यवस्था अथवा तंत्र, ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो कभी हम तंत्र भी बोलेंगे, कभी हम व्यवस्था भी बोलेंगे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अंग्रेजी में इसको सिस्टम कहते हैं। व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसको हम जानें। तो देखिए, यह जो व्यवस्था शब्द है या अवधारणा है, यह जीव विज्ञान से ली गई है, और इस विचार को स्थापित करने वाले ली वॉन बर्तानफ्ली एक जीवशास्त्री थे, और उन्होंने जीव शास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग किया। उनका उनकी जो मुख्य बात थी वो यह थी कि जैसे कोई एक जीव होता है, तो वह जीव अनेक अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर है, वो अनेक अंगों से मिलकर बना है, और इन अंगों में क्या होता है, आपसी एक संबंध होता है। यदि शरीर के किसी एक अंग में कोई व्याधि होती है, तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव दूसरे अंगों पे भी पड़ता है, और इस प्रकार से ये पूरा जो शरीर है हमारा, वह बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। और शरीर का जो स्वास्थ्य है, या हमारा जो शरीर है, वो कितना स्वस्थ रहेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसके अंगों में किस प्रकार से संतुलन और सामंजस्य बना हुआ है। तो यह जो अवधारणा थी वो जीव विज्ञान से ली गई है, व्यवस्था की अवधारणा, और यह स्पष्ट रूप से ये मानकर चलती है कि व्यवस्था जो होती है वो अनेक अंगों से मिलकर बनी हुई एक निकाय है, एक कंपोजिट होल है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम राजनीति शास्त्र में लें या राजनीति के अध्ययन में लें, तो हम ये देख सकते हैं कि सरकार जो है, सरकार भी क्या है, एक कंपोजिट होल है, एक निकाय है, जिसके कौन कौन से अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख अंग हैं। और फिर कार्यपालिका के भी बहुत सारे अंग होते हैं। जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, और विभिन्न सरकार के मंत्रालय, विभाग और बहुत सारे उन विभागों के अधीनस्थ और सहायक कार्यालय होते हैं, वो सब उसके अंग होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सरकार की बात करते हैं, तो सरकार को हम एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सरकार कोई एक चीज़ से नहीं बनी होती है, बहुत सारे पृथक पृथक इकाइयों से मिलकर सरकार बनी होती है। तो सरकार भी एक व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमारा एक शरीर है। तो व्यवस्था अथवा तंत्र जो है, यह एक दृष्टिकोण है। इसको आप एक उपागम के रूप में देखिए कि हम व्यवस्था शब्द का जब भी प्रयोग करते हैं या तंत्र शब्द का जब भी प्रयोग करते हैं, तो हमारा आशय क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, वस्तु को, या किसी घटना को या संस्था को हम किस रूप में देख रहे हैं, हम एक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। यानी हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो जैसे सरकार है, एक संस्था है, तो ये अनेक छोटी छोटी संस्थाओं से मिलकर बनी है, और ये कोई एकल निकाय, एकल वस्तु नहीं है, ये कोई मोनोलिथ नहीं है, एकाश्म नहीं है, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और इन सब के सम्मिलित प्रभाव से ही क्या है, सरकार की प्रभावशीलता दिखाई देती है। यानी सरकार की प्रभावशीलता इन सब इकाइयों के कार्यकरण पर निर्भर करती है। तो अब चूँकि यह एक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण
कि क्या मुख्य मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं क्या है, इसको हमको समझना है। और इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम राजनीतिक व्यवस्था को जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के कौन कौन से अंग होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है, वो क्या कार्य करती है, और कौन कौन से घटक हैं जो राजनीतिक व्यवस्था के अंग हैं, और उनके क्रियाकलापों का कैसे राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य निर्धारण और प्राप्ति में प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम व्यवस्था दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे और व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, इसकी क्या मुख्य मान्यताएं। तो यह जो दृष्टिकोण है, ये जैसा मैंने बताया, ली वॉन बर्तानफ्ली ने इस विचार का जो है स्थापना की थी, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। और समाजशास्त्र में टालकट पार्सन ने इस विचार को लागू किया समाजशास्त्र अध्ययन में। और पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र में डेविड ईस्टन ने इस व्यवस्था उपागम का या दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। तो हम आगे चलकर डेविड ईस्टन का क्या योगदान है, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे उन्होंने परिभाषित किया, राजनीतिक व्यवस्था के क्या कार्य बताए, इसके कौन कौन से अंग हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम एक व्यवस्था उपागम की जो मूलभूत मान्यताएं हैं उस पर हम विचार करें। तो सर्वप्रथम व्यवस्था जो दृष्टिकोण है वो यह मानकर चलती है कि कोई भी व्यवस्था या तंत्र अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ एक संयुक्त निकाय है। दूसरी जो बात है वह है कि यह जो व्यवस्था होती है, चूँकि बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है, तो प्रत्येक जो अंग है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अर्थात इन अंगों में एक परस्पराश्रिता के संबंध पाए जाते हैं। यानी ये किसी व्यवस्था के जितने भी अंग होते हैं वो उन अंगों में क्या होता है, एक इंटरडिपेंडेंसी होती है, परस्पर आश्रिता होती है। यानी एक अंग के कार्य दूसरे अंग को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से एक व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पुनः जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि तंत्र के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों के भी छोटे छोटे उप अंग हो सकते हैं। यानी कोई भी अंग अनेक उप अंगों से मिलकर बना हो सकता है और फिर इन उप अंगों के भी अनेक उप अंग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वह अनेक अंगों से मिलकर बनी है और प्रत्येक अंग जो है उन अंगों के अनेक उप अंग हो सकते हैं और उन उप अंगों के भी अनेक उप अंग हो सकते हैं। इस प्रकार से ये एक बड़ा जटिल तंत्र होता है। तंत्र जो है वो अनेक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है और इन सब इकाइयों के मध्य परस्पराश्रिता के संबंध पाए जाते हैं। तो अब आप देखें कि तंत्र जो है अपने वातावरण से, यानी कोई भी जो व्यवस्था है उसका अपना एक पृथक पहचान होती है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी उसको उसकी सीमा रेखा की वजह से प्राप्त होती है। यानी हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री होती है जिसके बाहर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका जो अस्तित्व है वो सीमा रेखा के अंतर्गत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख सकते हैं जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी क्या है, एक व्यवस्था है। तो हमारी जो स्किन है वह हमारी बाउंड्री है, इसके बाहर जो कुछ भी है वह इसका वातावरण हो गया। यानी हमारे शरीर, हम एक व्यवस्था है और हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब कुछ क्या है, हमारा वातावरण है। और उस वातावरण से हम पृथक कैसे हैं, तो हमारी जो बाउंड्री है, जो मैंने कहा स्किन है, वह हमारी बाउंड्री है। तो उसके अंतर्गत हमारे जितने भी अंग हैं वह सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह संपूर्ण व्यवस्था हमारी शरीर का निर्माण करती है। तो ये तो कुछ मान्यताएं थी। अब हम और देखें, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्टिवेट यानी ये कार्य कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसको ऐसे समझें कि वातावरण से कोई इनपुट प्राप्त होता है, तंत्र के अंदर प्रवेश करता है। वातावरण से कोई इनपुट अंदर प्रवेश करता है। इनपुट क्या होता है, इनपुट कोई सूचना हो सकती है, कोई नीड, कोई मांग है ना, कोई आवश्यकता हो सकती है, कोई तथ्य है, कोई विचार है या कोई संसाधन है जो इनपुट में प्रवेश करता है। तो तंत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम तंत्र एक्टिवेट कैसे होता है, तो बाहर से यानी वातावरण से कोई इनपुट उसमें प्रवेश करता है
और उसके बाद उस इनपुट के ऊपर क्या है, जैसे वो इनपुट तंत्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो तंत्र के किसी अंग को प्रभावित करता है, और जैसे ही तंत्र का कोई एक अंग प्रभावित होता है तो उसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ना शुरू होता है, क्योंकि तंत्र के जितने भी अंग होते हैं उनमें परस्पराश्रितता के संबंध पाए जाते हैं। इसीलिए एक अंग जैसे ही इनपुट से प्रभावित हुआ वह दूसरे अंगों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार जो इनपुट प्राप्त हुआ उस पर तंत्र के जितने भी अंग हैं वो प्रक्रिया उसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उस पर उसका उनकी जो है रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, और इस पूरे तंत्र के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है तंत्र के अंतर्गत, जैसे इनपुट आया और तंत्र के विभिन्न अंग उसके ऊपर जब कार्य करना शुरू करते हैं तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को हम विद इनपुट कहते हैं। इसको उदाहरण से और अच्छे से समझें कि जैसे हम एक तंत्र हैं और हमने कोई बाहर से वस्तु है ना, खाद्य सामग्री हमने ग्रहण करनी, हमने कुछ खाया, तो वो जो भोजन किया वह इनपुट हो गया हमारे लिए, और वह हमारे स्टोमक में जाता है और वो हमारे पाचन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पाचन तंत्र जो है वो उपतंत्र है, हमारे तंत्र का उपतंत्र है, यानी हम जो हमारा शरीर का तंत्र है तो पाचन तंत्र जो है उसका एक उपतंत्र हो गया। तो अब आप देखिए कि जैसे ही हमने जो भोजन किया वो जो हमने हमारे पाचन तंत्र में गया, पाचन तंत्र उस पर क्रिया करता है, और आप जानते हैं कि जो भी भोजन होता है उसका अवशोषण किया जाता है आंतों के द्वारा, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जब वो रक्त में जाता है तो रक्त परिसंचरण तंत्र में वह भोजन चला जाता है। अगर हमने कुछ चीज़ ऐसी खाई जो विषैली थी तो वह ब्लड स्ट्रीम में जैसी जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका असर हमारे तंत्र पर पड़ना शुरू होगा। तो जैसे जैसे कोई भी इनपुट हमारे शरीर में गया तो उस पर एक अंग को प्रभावित करता है, उसका असर फिर दूसरे अंगों पर होना शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम विद इनपुट कहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इनपुट तंत्र के अंतर्गत यानी किसी व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट पर जो भी तंत्र के द्वारा क्रिया की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विद इनपुट क्रिया कहते हैं, यानी प्रसंस्करण उसका जो किया जाता है वो प्रसंस्करण क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से इनपुट जो है के प्रति जो है तंत्र क्या करता है, एक प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर करता है, जिसको हम विद इनपुट कहते हैं, और फिर उसका प्रोसेसिंग होकर फिर एक आउटपुट निकलता है। आउटपुट किस रूप में निकलता है, तो मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा भोजन ग्रहण किया जो बड़ा पौष्टिक था, अच्छा था, ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी था, तो जब हम उसको खाते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा जो है वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ये तंत्र का आउटपुट हो गया। और मान लीजिए हमने कोई विषैली चीज़ खा ली, तो जैसे हमने उसको खाया विद इनपुट हुआ शरीर के अंदर, अब वो चूँकि विषैला है तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करेगा, हमें चक्कर आने लगेंगे, उल्टियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ये आउटपुट है। तो आउटपुट जो है वह जो इनपुट आया उसको शरीर ने जिस तरह से प्रोसेस किया या सिस्टम ने प्रोसेस किया, उसका क्या परिणाम हुआ, किस रूप में बाहर निकला, वातावरण में गया, वह उसका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट इन सिस्टम के द्वारा वातावरण में प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण हमने लिया था तो वो आउटपुट क्या होगा, मान लीजिए किसी ने आप होटल में जाते हैं, आप खाना खाते हैं और आपको उल्टियाँ हो जाती है शुरू, तो ये जो आउटपुट हुआ कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आप होटल वाले को क्या मैसेज चला गया, वो ये मैसेज चला गया कि जो हमने खाना खिलाया था वो खाना अच्छा नहीं था, ख़राब था, और जो है उसके फिर दूसरे परिणाम होंगे, यानी जो आउटपुट हुआ उसका परिणाम जो है वो होटल प्रबंधक को है ना उसको भोगना पड़ेगा, तो उसका सामना करना पड़ेगा, उसको दंड मिल सकता है। पर अगर आपने अच्छा भोजन किया, आप अच्छा महसूस करते हैं, तो अच्छा स्वाद था, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आप जो है आउटपुट क्या देंगे कि ये जो होटल है बहुत अच्छा खाना खिलाता है, बहुत ही पौष्टिक खिलाता है, साफ़ सुथरा है, और मैं तो यही खाकर स्वस्थ रहता हूँ। तो ये जो आउटपुट लोगों तक वातावरण में जाएगा, लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो उसका जो है उसका बिज़नेस और बेहतर हो जाएगा। तो आउटपुट जो है अनेक किस्म से हो सकता है,
वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, पर आउटपुट तो अवश्य होगा। जब भी इनपुट वातावरण से आता है तो उस पर विद इनपुट होता है और फिर आउटपुट होता है। तो ये 3 बातें ध्यान में रखने की है कि जब भी तंत्र प्रक्रिया की बात करेंगे तो इनपुट वातावरण से प्रवेश करता है, फिर क्या होता है, विद इनपुट प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होता है। तो आउटपुट वातावरण को प्रभावित करता है। अब सिस्टम जो है वह किस रूप में जानेगा कि उसने जो आउटपुट दिया उसने वातावरण में क्या उसका प्रभाव पड़ा, है ना, या उसको फीडबैक प्रक्रिया से पता चलता है। जैसे होटल वाले ने आपको एक इनपुट दिया भोजन के रूप में, अब उसका आउटपुट आपने उसको क्या दिया, क्या आपने उसकी सराहना की या आपने उसको गालियाँ दी। तो अगर आपने उसकी सराहना की तो उसको फीडबैक मिला। फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जो आपने आउटपुट उसको दिया, है ना, तो वो जो है, जैसे आपने कहा कि तुमने स्वाद अच्छा नहीं, तुमने जो खाना बनाया था उसमें नमक बहुत ज़्यादा था, तो उसको जो है ये आउटपुट गया, ठीक है। तो आपका आउटपुट उसके लिए क्या बन गया, फीडबैक बन गया। और हम अगली बार जब उससे उम्मीद करेंगे कि जब वो भोजन खिलाएगा तो नमक का ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से ये फीडबैक प्रोसेस जो है वो आपके सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आउटपुट था आपका वह सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए, यानी उसके बने रहने के लिए और उसकी गतिमान होने के लिए आवश्यक है कि उसका आउटपुट कैसा था। इसको ऐसे समझ लीजिए कि होटल प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि जो भोजन उसने अपने ग्राहकों को खिलाया वह उन्हें कैसा लगा। अगर उन्होंने उसको पसंद किया तो फिर वो जो उसकी रेसिपी है उसको कंटिन्यू रखेगा। अगर उसको ये पता चला कि अधिकांश लोगों ने उसे पसंद नहीं किया तो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देगा, यानी कि दोबारा उसको उस प्रकार की रेसिपी आपके सामने नहीं रखेगा। तो ये किसी होटल के एडवांसमेंट के लिए, उसके प्रगति के लिए आवश्यक है कि वह फीडबैक प्राप्त करे। तो ये सारी बातें एक सिस्टम अप्रोच के मुख्य जो अवधारणा है, उसकी जो मान्यताएं हैं उससे संबंधित बातें। अब देखिए ये जो तंत्र है वह तंत्र क्या होता है, खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। तंत्र के खुले और बंद होने से आशय ये है कि तंत्र की जो अवधारणा है, यदि हम सिर्फ इस रूप में देखें कि कोई तंत्र जो है अपने वातावरण के प्रभावों से अपने आप को सुरक्षित रखता है तो हम कहेंगे कि यह बंद तंत्र है, और जो वातावरण के साथ निरंतर संघर्ष में रहता है उसको हम कहेंगे कि वह खुला तंत्र है। खुला तंत्र और बंद तंत्र की अवधारणा आप इस रूप में एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि हमारा शरीर जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो है किस प्रकार के विचार रखते हैं, हमारी सोच क्या है, और ये मानते हैं कि अगर मैं अपने विचारों को अगर सही रखता हूँ या मेरी सोच अच्छी है तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। वो कहते हैं जैसा आपका जो है सोच होगी वैसे ही आपका शरीर होगा। तो ये एक बंद तंत्र की अवधारणा, क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं कि आपकी जो मूल्य विचार है या आपके जो आदर्श हैं वह आप ही उसकी रचना करते हैं, उस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये मानकर चलते हैं कि मैं सही हो सकता हूँ, मेरे मूल्य सही हो सकते हैं, मेरे आदर्श सही हो सकते हैं, लेकिन वातावरण उन मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है, मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि वातावरण में उन मूल्यों की अहमियत नहीं है, तो फिर इसका मतलब हुआ ये आप एक खुला तंत्र की तरह सोच रहे हैं। यानी आप ये कहें कि मैं बहुत साफ़ सफाई से भोजन करता हूँ और मैं रोज़ योग करता हूँ और अब दूसरे प्रकार के व्यायाम करता हूँ, मैं अपनी जो सोच है वो बहुत सही रखता हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एक बंद तंत्र की अवधारणा होगी। आपने अपने स्वयं को एक बंद तंत्र के रूप में देखा, क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं वास्तव में वो भोजन बाहर से आ रहा है, आप उसको पैदा नहीं करते। अब वो बाहर में जो भोजन बना है, जैसे आप सब्जियां ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, उसमें किस किस्म का पानी का इस्तेमाल हुआ, कैसे फर्टिलाइज़र्स, कैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ, इन सब चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं। यानी आप भले ही बाज़ार से श्रेष्ठ भोजन लेकर आते हैं, खाने की वस्तुएं लाते हैं, लेकिन वो कैसे बन रही है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वो उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। आप ये सोचें कि नहीं हम शाकाहार हैं, हमारे ऊपर जो है वातावरण का असर नहीं पड़ेगा, हम तो जो है बहुत ही
साफ़ सफाई से भोजन करते हैं, तो ऐसी सोच गलत है। तो जब आप वातावरण से अपने आप को पृथक नहीं रख सकते। बहुत सारी जो लोक प्रशासन के अध्ययन में जब हम सिद्धांतों के विकास की बात कर रहे थे, बहुत सारे विचारक संगठन को एक बनतंत्र के रूप में देखते थे। वो मानते थे कि संगठन की जो प्रभावशीलता है, उत्पादकता है, उस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य कैसा संबंध है, कार्य करने की तकनीक कैसी है। तो वो संगठन के अंतर्गत होने वाली घटनाओं को ही उत्पादकता से जोड़ते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे विषय के बारे में और गहराई से लोगों ने अध्ययन किया, तो पता चला कि आपका संगठन भले ही कितनी बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन आप कर रहे हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। अब वातावरण को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जब सोच आपके विचार में शामिल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये आप खुले तंत्र की बात कर रहे हैं। तो खुला तंत्र का मतलब ये हुआ कि वह तंत्र जो वातावरण के प्रभावों को स्वीकार करता है, बंद तंत्र जो वातावरण के प्रभावों को स्वीकार नहीं करता। तो टालकट पार्सन ने एक बंद तंत्र की अवधारणा हमारे सामने रखी थी, और उनका ये कहना था कि वातावरण से इनपुट जैसे प्रवेश करता है तो वो आपको डिस्टेबलाइज करता है, यानी कि वो आप में असंतुलन पैदा कर देता है। आप बहुत संतुलित थे, परंतु जैसे ही कोई इनपुट आया तो आप असंतुलित हो गए। आप फिर उसको क्या करते हैं, अपने संतुलन को स्थापित करना ही किसी तंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। इसको ऐसे उदाहरण समझिए कि आप बैठे हैं और कोई आपको आकर धक्का देता है, तो आप झुक जाते हैं, आप गिर जाते हैं, फिर वापस आप क्या करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वापस आप संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका उद्देश्य है। टालकट पार्सन तंत्र को या तंत्र की प्रक्रिया को इस रूप में देखते हैं। लेकिन ईस्टर्न जो है वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं, यह जो धक्का मुक्की है या बाहर से जो दबाव आपको आ रहे हैं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और आपको न केवल उसके साथ सामंजस्य और संतुलन बिठाना है, बल्कि आपको यह भी देखना है कि ये जो बाहरी दबाव है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कैसे हम अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, ताकि हमको कम से कम तनाव सहना पड़े। तो दोनों की सोच में एक बड़ा अंतर है, यद्यपि दोनों ही तंत्र व्यवस्था का, तंत्र उपागम का या दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं अपने अपने क्षेत्र के विषयों में। यानी पार्सन तो समाजशास्त्र में करते हैं, और जो है ईस्टर्न जो है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में व्यवस्था उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ईस्टर्न जो है वो खुले तंत्र के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया को देखते हैं, और ईस्टर्न जो है, ये पार्सन्स जो है वह बनतंत्र के रूप में सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रियाओं को देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों में एक मूल अंतर है। तो अब जो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए जो ईस्टर्न ने कही, वो ये था कि वातावरण के जो दबाव हैं, उन दबावों का सामना करने के लिए तंत्र को अनुकूलन और समायोजन, दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। अगर आप अनुकूलित और समायोजन की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो तंत्र जो है अपने उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता। तंत्र न तो बना रहेगा और न ही वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि नहीं वह विकासमान होगा। तो विकासमान होने के लिए और बने रहने के लिए किसी तंत्र को वातावरण के दबावों का सामना करने के लिए अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तो ये हमने आज आपको सामान्य एक तंत्र उपागम क्या है इसके बारे में बात बताई। अब हम दूसरे भाग में राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है इसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।